नमस्कार दोस्तों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सब्सिडाइज अलायंस या फिर सबऑर्डिनेट अलायंस। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको सबऑर्डिनेट अलायंस लिख के मिलेगा, मोस्टली आपको सब्सिडाइज अलायंस ही लिख के मिलेगा। तो आप लोग सब्सिडाइज अलायंस को याद रखिएगा कभी कभी, लेकिन सबऑर्डिनेट मिलता है तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। ओके, चलिए फटाफट से देखते क्या क्या अलायंस का काम था, कैसे था और इसका क्या रेलेवेंस था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को बैकग्राउंड अगर बता दूं तो हम लोग ने एक और जो इसके साथ और स्कीम थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो हम लोग ने देखी थी। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की फेमस वाली स्कीम थी, एंड ये जो सबऑर्डिनेट अलायंस वाली है वो लॉर्ड वेलेस्ली की होगी जो उनसे पहले आए थे। ठीक है, तो इसके बारे में छोटा सा मैं आप लोगों को पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। इन दोनों ने ही आपके रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉजेस में हम लोग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देखा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हम लोग ने देख लिया था, लेकिन ये वाला जो चीज़ था वो रह गया था क्योंकि वो डायरेक्ट कॉज नहीं था। इसने काफ़ी बड़ा एम्पायर बनाने में मदद किया था, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के ग्रोथ में जो काम था वो इसका मतलब वो इसका हाथ था। लेकिन इसने डिसकंटेंट को बहुत बढ़ाया हो ऐसा कुछ नहीं किया गया था। जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में मैंने बताया था कि उसने बेवजह का जो हस्तक्षेप करना, बेवजह का उन लोग का मतलब उनकी टेरिटरीज को हड़प लेना, इसके वजह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बहुत ज़्यादा मतलब प्राइम कॉज हो गया 1857 का। इतना ज़्यादा अत्याचार कर दिया गया था कि इट बिकेम नेसेसरी कि हाँ रिवॉल्ट करो और बाहर निकलो यहाँ से, इन लोग का बहुत हो गया नौटंकी। लेकिन ये जो आपका सबऑर्डिनेट अलायंस है या फिर सब्सिडाइज अलायंस है, इसका कोई ऐसा नहीं था। इसने एम्पायर को एनलार्ज करने में और बड़ा बनाने में, पावरफुल बनाने में मदद किया था। तो दैट इज वाई इट इज नॉट द डायरेक्ट कॉस्ट बट इनडायरेक्ट कॉस्ट कॉज ऑफ द 1857। ओके, चलिए, वेलेस्ली की पॉलिसी थी आपकी, लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी सब्सिडाइज अलायंस, जो कि एक्सटेंशन है किसका, वेलेस्ली का एक और पॉलिसी था जिसका पॉलिसी का नाम था रिंग फेंस थियरी। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग को बताता हूँ। रिंग फेंस थियरी, इसमें ये होता है कि मतलब आपका अगर जो एम्पायर अगर ऐसे है तो उसके अगल बगल के जितने भी स्टेट्स हैं उन लोग के साथ आपके अच्छे दोस्त वाले रिलेशनशिप होने चाहिए। दोस्त वाले रिलेशनशिप इसलिए होने चाहिए कि पहले अगर कोई भी अटैक करने को आएगा बाहर से तो इनके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये रिंग फेंस टेक्निक कहा जाता है, मतलब अपने पड़ोसियों से अच्छे दोस्ती बना के रखो, अच्छी मित्रता बना के रखो, सो दैट वो आपके मदद के लिए आए जब भी आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन ऐसा वाइस वर्सा नहीं था, ऐसा वाइस वर्सा नहीं था कि उनके यहाँ पे अटैक होगा तो आप पहुंच गए लड़ने के लिए। ऐसा बहुत ही रेयर केस होता था कि ब्रिटिश लोग जाएं किसी की मदद करने के लिए। ठीक है, खैर जहाँ उनको हित लगता था वहाँ पे जाते भी थे, लेकिन ऐसे समय पे ये चाहते थे। रिंग फेंस टेक्निक का मतलब यही है कि भाई आप अपने आसपास के इसको हिंदी में घेरे की नीति बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि भाई आपका जो एम्पायर है उसके आसपास फ्रेंडली कंट्रीज, फ्रेंडली स्टेट्स हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर बता दूं कि आफ्टर बक्सर, ठीक है, हम लोग ने बक्सर वाले वीडियो में ये देखा था, तो मैंने बताया था कि बक्सर के बाद जो बगल में अवध का साम्राज्य था, ठीक है, अवध का जो नवाब थे उनके साथ, अवध के नवाब के साथ इनका जो ब्रिटिश लोग थे इनका अच्छा रिलेशन हो गया। इन लोग ने इसको दोस्त बना लिया, अच्छी अच्छी बातें करने लगे। क्यों? क्योंकि दूर खड़ा था मराठा मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा एम्पायर से इन लोग जानते थे कि भाई अगर कोई भी हम लोग के ऊपर आक्रमण करके बड़ा क्षति पहुंचा सकता है, बड़ा मतलब कैजुअलिटी पहुंचा सकता है, डैमेज पहुंचा सकता है, तो मराठा एम्पायर था। ठीक है, तो मराठा एम्पायर हमारे यहाँ पे डायरेक्टली लड़ाई करने के लिए ना आए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बीच में अवध को एज ए बफर स्टेट बना कर रखेंगे, बफर स्टेट बना कर रखेंगे। तो अवध के ऊपर पहले अटैक होगा और फिर तब तक हम लोग को संभलने का समय मिल जाएगा, एंड फिर हम लोग मतलब अपने कैजुअलिटीज को, अपने डैमेज को एज मच एज पॉसिबल रिड्यूस कर पाएंगे। दैट वाज द रिंग फेंस टेक्निक। ओके, तो उसमें मदद किया आपके ये सब्सिडाइज अलायंस ने। नेक्स्ट है इस सिस्टम, अभी इसके सिस्टम के अच्छी तरीके से डिटेलिंग करेंगे आगे, लेकिन प्राइम जो है वो यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसके इसके इस सिस्टम में क्या होता था। हर एक रूलर को जो इस सिस्टम को मतलब इस अलायंस को साइन करता था, इसके अंदर पार्टिसिपेंट बन जाता था, मेंबर बन जाता था, उसको ब्रिटिश आर्मी को अपने यहाँ पे रखना होता था, और उस आर्मी को जो पे दी जाती थी वो उस व्यक्ति के तरफ, उस एम्पायर की तरफ दिया जाता। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश आर्मी के लिए एक एम्पायर है ए, ठीक है, इनको ब्रिटिश लोग बोलेंगे कि भाई आप सब्सिडाइज अलायंस में आप साइन कर दो, हम आपकी
रक्षा का देखभाल हम लोग करेंगे, आपको हम लोग देंगे अपनी सबसे पावरफुल यहाँ पे लड़ने वाली सबसे अच्छी आर्मी जो है ब्रिटिश आर्मी, वो हम लोग आपको देंगे। इस ब्रिटिश आर्मी को रख रखाव वगैरह आपकी तरफ से आएगा, इसको रखना खाना पीना देना पगार वगैरह सब कुछ आप ही देने वाले हो। हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और आपकी मतलब मदद करेंगे, आपको बचा के रखेंगे। देख रहे हैं कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं कि आपकी रक्षा करने के लिए हम लोग अपनी सेना दे रहे हैं, आप लोग पैसे के मतलब आपकी जो सेना थी वो आप डिस्बैंड कर दीजिए, आपकी जगह पे अब हमारी सेना रहेगी। और क्या बोलते हैं उसको खर्चा वर्चा कौन देगा, आप ही देने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटिश लोग जो है मतलब हमारी हम लोग आपको प्रोटेक्ट करेंगे किससे, आपके एनिमीज लोगों से, इनफैक्ट आपके इंटरनल डिसकंटेंट वगैरह से भी हम लोग आपको बचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये इनके दिमाग के ऊपर नहीं थे, सबसे पहले फ्रेंच मतलब ड्यूप्लेसिस जो था उसने फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट किया था, बट उसने सब्सिडाई अलायंस जैसा कुछ नहीं किया था। उसने लोगों को रेंट पे देना स्टार्ट किया था, मतलब अपने फ्रेंच ट्रूप्स को वो रेंट पे देता था कि हाँ मैं आपको 200 ट्रूप्स दे रहा हूँ, आप इनका इनका हमको रेंट पे कर दीजिए, आप हमको रेंट पे कर दीजिए और इनको लेके जाइए अपने लड़ाई वगैरह में यूज़ करिए। उसके बाद आप वापस से इनको 200 ट्रूप्स हमको वापस कर दीजिए, मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके रेंट वगैरह आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको इन्होंने एनकैश किया लॉर्ड वेलेस्ली ने और इनको एक्सपांड कर दिया, इन्होंने कुछ और तरीका से मॉडिफिकेशन कर दिया। आते हैं देखते हैं इसके प्रोविजंस, ठीक है। इसके फीचर्स प्रोविजंस देखेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि कितना मतलब बुरी तरीके से लूटते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है। इन लोगों ने फर्स्ट जो भी इंडियन रूल है इसको साइन करेगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा परमानेंट गैरिसन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, मतलब पूरा का पूरा एक गैरिसन आपके ब्रिटिश आर्मी का एक गैरिसन वहां पे स्टेशन किया जाएगा और उसके लिए इनको सब्सिडी पे करनी पड़ेगी उसके मेंटेनेंस मतलब रख रखाव के लिए। और अपने यहाँ पे टेरिटरीज के अंदर एक छोटा सा उनके द्वारा ओन किया गया एक टेरिटरी दिया जाएगा जहाँ पे वो पूरा का पूरा गैरिसन रहेगा, वो ब्रिटिश आर्मी का गैरिसन वहाँ पे रहेगा, वहीं पे रहेगा, खाएगा पिएगा अपना क्या बोलते हैं जो भी उनको डेली समय पे वो सब करना होता है, क्या बोलते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह करनी होगी, वो सब कुछ वो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बीके सॉरी सब्सिडी अलायंस। नेक्स्ट इज आपके जो भी इंडियन रूलर होते थे, जो भी सब्सिडाइज अलायंस को एक्सेप्ट करते थे, उनको अपनी आर्मी को डिसॉल्व करना होता था, डिसआर्म करना होता था और उनके जगह पे आती थी ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो समझिए कि आपको अपने डिफेंस से मतलब कोई वास्ता नहीं रहेगा, आपका डिफेंस हम लोग ने ले लिया। तो एक तरीके से आप जब भी मतलब आपके ऊपर अगर हमारा दिमाग खराब हो गया तो आपको बचाने के लिए आप खुद भी कोई डिफेंस खड़ा नहीं कर पाओगे, हम ही लोग आपके ऊपर कटक मतलब अटैक करके अच्छी तरीके से आपकी कुटम्मस करेंगे, ओके। नेक्स्ट ब्रिटिश आर्मी की मेंटेनेंस कौन पे करेगा, वो जो मतलब जो रूलर है वही पे करने वाला और कोई नहीं पे करने वाला। नेक्स्ट है अगर इस इंडियन स्टेट के ऊपर कोई फॉरेन अटैक होता है तो फिर भी ब्रिटिश आर्मी विल प्रोटेक्ट, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, बाकी कोशिश करती ही रह जाती है मोस्टली। नेक्स्ट इंडियन स्टेट कुड नॉट एंटर इनटू अलायंस विद एनी अदर फॉरेन पावर, ठीक है। इसका इंटरनल अफेयर्स और बाहर की तरफ से दोनों की तरफ मतलब मैंने जो बताया कि भाई फॉरेन अटैक से तो बचाएंगे, साथ ही साथ इंटरनल जो क्या बोलते हैं अटैक होगा उसके अंदर भी, और आपके इंटरनल किसी भी इवेंट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं दखल अंदाजी भी नहीं करेंगे, जो कि मतलब सीधी सी बात है। विच वॉज रेयरली केप्ट, मतलब ऐसा शायद ही कभी होता था कि उसको अच्छी तरीके से माना जाता था। क्या कहते तो थे कि हम आपके इंटरनल अफेयर्स के अंदर कोई भी इंटरफेरेंस वगैरह जैसा नहीं करने वाले, लेकिन इट इज़ मतलब ये तो फैक्ट है कि ऐसा तो इन लोग कभी भी बाज ही नहीं आ सकते। आज तक बाज नहीं आया तो उस समय तो मतलब आप लोग समझ ही सकते हो, तब तो हम लोग कॉलोनी भी थे, ओके। नेक्स्ट इसके अलावा वो किसी भी फॉरेन पावर के साथ अलायंस नहीं बना सकते, मतलब फ्रेंच वगैरह के साथ अलायंस नहीं बना सकते, ओके। सॉरी फॉर द डिले, सॉरी दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी फॉरेन पावर के साथ ये अलायंस नहीं बना सकता, जो भी आपका सब्सिडाइज अलायंस में जो भी रूलर आ रहा है एंटर हो रहा है वो किसी भी फॉरेन पावर के साथ सब्सिडाइज अलायंस नहीं बना सकता, मतलब कोई भी अलायंस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसको किसी फॉरेन नेशनल को एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिश लोगों के एक्सेप्ट फॉर ब्रिटिश के किसी भी फॉरेन नेशनल को अपने यहाँ पे काम पे भी नहीं रखना है या उनके साथ कोई भी हेल्प नहीं लेना, उनके साथ कोई भी रिसोर्सेस वगैरह शेयर नहीं करना, ठीक है। तो ये इसके लिए था क्योंकि जानते थे कि भाई इनका जो कॉम्पिटिटर है फ्रेंच, ठीक है, उस समय फ्रेंच लोग इनके कॉम्पिटिटर हुआ करते थे, बाद में ये फिर लड़ाई के बाद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन
उस समय तक इनके फ्रेंच ऑपोजिशन में थे, तो इनको लग रहा था कि इन लोग को मतलब एम्प्लॉयमेंट की तरह इन लोग मतलब एम्प्लॉय ना कर ले अपने यहाँ पे, हमारा एक कॉम्पिटिटर ना पैदा हो जाए। दैट इज़ वाई ये अपना हद, जो भी हथकंडा अपना सकते थे वो सारे के सारे अपनाते थे। तो उसमें उन्होंने क्लॉज रखा था कि किसी भी फॉरेन नेशनल को अपने यहाँ पे नहीं रखेंगे एक्सेप्ट फॉर इंग्लिशमैन। और अगर किसी को अभी रखा हुआ है इन्होंने, तो उसको जैसे ये अलायंस साइन होगा उसको निकाल देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें इन्होंने इसके अंदर अलायंस के अंदर लिख के रखी थी। नेक्स्ट, किसी भी इंडियन स्टेट को, मतलब एक इंडियन स्टेट दूसरे इंडियन स्टेट के साथ भी अगर अलायंस करना चाहता होगा तो उसको ब्रिटिश अप्रूवल की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसको ब्रिटिश अप्रूवल मिलने के बाद ही वो कर सकता है। ये सब भी चीज़ें इसके डाल दी गई थी। ये सब सिर्फ इसीलिए था ताकि इन लोग मिलजुल के इनके खिलाफ ही ना लड़ने लगे। पता चला वादव मराठा मिल गए और इन्हीं के कुटुंब शुरू हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। इस ये करने से पहले इन लोग को ब्रिटिश लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि उन इंडियन रूलर्स जितने थे अपने सारे के सारे पावर्स रिलेटेड टू फॉरेन अफेयर्स, मिलिट्री, हर चीज़ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पावर्स होते थे वो सब कुछ इनके चले गए। सिर्फ और सिर्फ वो घर, मतलब वो कमरे के अंदर कैद और इंसान की तरह हो गए कि उनको सिर्फ खाने मतलब रेवेन्यू इकट्ठा करना था अपने यहाँ पे। जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है वो उसमें से भी उनको सप्लाई करना था इन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को मेंटेनेंस करने के लिए। और इनकी रक्षा का दारोमदार जिसने लेके रखा था वो इन्हीं को ही खा रहा था, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन चुके थे अच्छी तरीके से, कि मतलब ब्रिटिश लोगों के ऊपर आश्रित होकर बैठे हुए थे और ब्रिटिश लोग जैसे चाहते थे वैसे इनके यहाँ पे करवाते थे, ठीक है। बाकी एक ब्रिटिश रेसिडेंट इनके इंडियन कोर्ट में रहता था, जैसे मैंने बताया भाई, हमेशा इन लोग के ऊपर मतलब इंटरनल अफेयर्स के अंदर उंगली करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे रहता ही था ब्रिटिश लोग का। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट क्या हुआ इस पॉलिसी का और ब्रिटिश एक्सपांशन में क्या हुआ, ठीक है, मदद क्या हुआ, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हुआ कि अगर कोई रूरल अपना पेमेंट नहीं कर पाता था, ठीक है, जो कि जनरली ही केस होता है क्योंकि इनके जो पेमेंट होते थे ये बहुत ही हाई होते थे, ठीक है। इन लोग के पेमेंट बहुत ही हाई होते थे। तो इट वाज सेड कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो अपना कोई भी ओन्ड लैंड जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा अधिकार आपका है, उस लैंड को आप हमें बेच दो, ठीक है। आप हम लोग को दे दो, ठीक है, बेच मत दो, आप हमें दे दो, ठीक है। अगर आप वो नहीं दे पा रहे, मतलब आप पैसे भी नहीं दे पा रहे हो, लैंड भी नहीं दे पा रहे हो, तो हम आपका फिर रिसोर्सेस वगैरह मतलब ट्रेजरी वगैरह खाली करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जनरली इट वाज सीन कि अगर एक बड़ा सा अगर राज्य है तो उसका छोटा छोटा हिस्सा धीरे 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 करके वो ब्रिटिश लोगों के पास चला ही जा रहा था, धीरे धीरे करके ब्रिटिश लोगों के पास चला जा रहा था। और इट वॉज मेड मैंडेटरी कि भाई रूरल लोग को ही पेमेंट करना है, तो फिर आपको क्या बोलता है अपना समय समय पे एकदम एग्जैक्ट समय पे आपको अपनी टेरिटरी देने की ही पड़ जाती थी। तो ऐसा होता था कि विद इन 20-30 ईयर्स के बीच में आपका पूरा का पूरा टेरिटरी किसका होगा, ब्रिटिश लोग का हो चुका है आधा से टेरिटरी, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है। और ये मोस्ट ऑफ द रूलर्स के केस में था क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने सारे छोटे छोटे प्रिंसिपलिटीज थे कि ब्रिटिश रूल को अफोर्ड नहीं कर सकते, ब्रिटिश आर्मी को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इन्होंने दबाव में भले सब्सिडी अलायंस को साइन कर लिया कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, ब्रिटिश लोग भी हमारे ऊपर अटैक ना करे, हमारे दोस्त बन के रहे, दबाव में आके उन्होंने साइन तो कर लिया, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके अपनी टेरिटरी इनको सीड करते चले जा रहे थे, ठीक है। तो इट वाज लाइक मतलब बोल तो दिया हम आपको बचा रहे हैं लेकिन बचा कुछ नहीं रहे, आपको ही खा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट वाज ए ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स इसको कहा जाता है, मतलब ये एक ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक्स की तरह था। मैं आप लोगों को पता होगा ट्रोजन हॉर्स का स्टोरी, अगर ना पता हो तो मैं बताता हूँ। ट्रोजन हॉर्स, इसके ऊपर एक मूवी बनी है, ट्रॉय करके मूवी है, ठीक है। इस मूवी को आप लोग देख सकते हैं, ट्रॉय मूवी है, बहुत ही फेमस मूवी है। ये मूवी में दिखाया गया कि मतलब मतलब वो उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें दो राज्य रहते हैं, उनके बीच में लड़ाई होती रहती है। तो उसमें क्या होता है कि एक राज्य बहुत ही मतलब छोटा रहता है लेकिन बहुत ही पावरफुल रहता है, अपने अंदर बहुत ही पावरफुल रहता है, उसको जीतना बहुत ही मुश्किल रहता है। और दूसरा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है, बहुत बड़ा एक्सपांड करके आया रहता है और वो चाहता है कि इसके ऊपर अटैक कर दो। काफ़ी दिन तक अटैक करता है, काफ़ी दिन तक लड़ाई भी चलती है, लेकिन ये इसको कोई भी जीत नहीं मिलती है। और जब जीत नहीं मिलती है तो ये क्या करते हैं कि इन लोग एक बड़ा सा हॉर्स, लकड़ी का हॉर्स बना के इन लोग को गिफ्ट करके चले जाते हैं, ठीक है। इन लोग को गिफ्ट करके उसके ऊपर लिख देते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए थे, हम लोग आपको आपको हरा नहीं पाए, इसकी हम लोग क्षमा मांगते हैं और हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, आपको ये गिफ्ट हमारी तरफ से, ऐसे करके चले जाते हैं। तो ये जो छोटी जो जिसको मतलब इन लोग हराने के लिए गए थे, उन लोग देखते हैं कि अरे इन लोग हार गए, खुशी मनाने लगते हैं। ये हॉर्स को इन लोग एज ए गिफ्ट जो पाए रहते हैं इसको अपने यहाँ पे लेके आ जाते हैं कि चलो चलो ये हॉर्स को
हम लोग क्या बोलते हैं अपने मतलब सजा के रखेंगे कि हम लोग को एक इतना बड़ा पावर आया था हराने के लिए, हरा नहीं पाया, और हम लोग इसको एक मोमेंटो की तरह रखेंगे। जबकि इस हॉर्स के अंदर सारे के सारे जितनी सेना रहती है, बड़ी बड़ी सेना रहती है, वो इसी हॉर्स के अंदर छुपी बैठी रहती है। इट इज़ रियल स्टोरी, ये ऐसा हो चुका है। इसके लिए ये मूवी भी इसी तरीके से बनाई है, मूवी में अच्छी तरीके से दिखाया भी गया है। तो आप लोग देखेंगे कि हॉर्स अंदर लेके जाया जाता है, एंड फिर रात के समय जब सब लोग पार्टी करके सो गए होते, मतलब दारू वारू पी के सो गए होते, तो उस दौरान हॉर्स का एक एक नट वगैरह खोल के अंदर से सिपाही लोग बाहर निकलते हैं, और फिर पूरे के पूरे मतलब किंगडम के ऊपर रातों रात कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो अंदर से मतलब इनफैक्ट हम लोग गेट भी खोल देते हैं, और जो बाहर और सेना रहती है वो सारी की सारी सेना रातों रात अंदर आ जाती है, और पूरे के पूरे नगर को लूट डालती है। दैट वाज द केस। तो वो उसी टैक्टिक्स की बात की जा रही है कि ये ट्रोजन हॉर्स टैक्टिक की तरह था, कि हम लोग ने सब्सिडाई अलायंस करके अपनी अपनी सेना वहाँ पे स्टेशन करके रख दी है। तो इट वॉज ए ट्रोजन हॉर्स, ये हमारा ट्रोजन हॉर्स है जो उनके एरिया में रह रहा है। उन्हीं लोग उसको पाल रहे हैं, उन्हीं लोग उसको खिला रहे हैं, उन्हीं लोग उसको सब कुछ कर रहे हैं, और फिर बाद में जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो इन्हीं लोग को ही खा जाएगा, ठीक है। दिस वाज द थिंग, दिस वाज द टैक्टिक्स, बहुत ही वेल डिज़ाइन था, और इसी की वजह से हमारे बहुत सारे आपके जो क्या बोलते हैं छोटी बड़ी प्रिंसिपैलिटीज़ थे, वो सब के सब लॉस्ट हो जाती है, मतलब कहाँ चली जाती है वो किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का। हर एक स्टेट के अंदर एक प्रॉक्सी होता था, मतलब हर एक इंडियन स्टेट के अंदर किसी ना किसी को उन लोग ने पैसे दे के ल्योर करके किसी ना तरीके से ऐसा किया होता है कि भाई आप अपने राजा को मना लो, सब्सिडाई अलायंस करवा लो, ठीक है। सब्सिडाई अलायंस वो कर लेंगे तो हम लोग आपको ये दे देंगे, ये गिफ्ट कर देंगे, वो गिफ्ट कर देंगे, और ये गिफ्ट के चक्कर में सब्सिडाई अलायंस वो राजा से करवा लेता था किसी ना किसी तरीके से। और अल्टीमेटली या फिर राजा अगर खुद ही कर लेते तो बात ही अलग हो गई। और ऐसा करने की वजह से क्या होता था कि इनको तो भाई छोटा मोटा गिफ्ट वगैरह देके चुप करा देते थे, लेकिन इनको मिल जाता था, ब्रिटिश लोगों को पूरा का पूरा राज्य ही मिल जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक बहुत बड़ा फायदा कंपनी को ये मिलता है कि इनको एक बड़ी आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन प्रिंसेस के एवज में रखने को मिल जाती है। मतलब इंडियन प्रिंसेस लोग पे करने वाले हैं, और इन लोग क्या करने वाले हैं, इन लोग मेंटेन करके रखने वाले हैं एक बड़ी सी स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। मतलब स्टैंडिंग आर्मी किसकी है, ब्रिटिश लोगों की है, लेकिन मेंटेनेंस कौन दे रहा है, पैसे कौन दे रहा है, वो दे रहे हैं इंडियन प्रिंसेस दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इनफैक्ट इस बारे में आपके लॉर्ड वेलेस्ली खुद ही कहते हैं कि भाई हम लोग ने हैदराबाद और पूना में एक एफिशिएंट आर्मी, कितने 22,000 आदमियों की एक बड़ी एफिशिएंट आर्मी, फुल्ली सुसज्जित, जिसको कहा था फुल्ली आर्म्ड विथ फुल ऑफ इक्विपमेंट्स, आर्मरी, जितने वेपन्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ अच्छी तरीके से तैयार करके रखे हुए हैं इन दोनों जगह पे। और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करके अटैक करने के लिए इंडिया को, मतलब इंडिया को ब्रिटिश इंडियन अंपायर को बचा के रखने के लिए किसी भी क्षण पे आ सकते हैं, हमारे एक कॉल पे इन लोग भागे चले आएंगे। इस तरीके से कहता है, मतलब ये सिर्फ दो जगह की आप बात करें, सोचिए इनके अधीन कितने सारे सब्सिडाई अलायंसेस थे, उन सब की आप सोचिए कितना बड़ा आर्मी इन लोग ने, लाखों का इन लोग ने रखा था एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रॉयल प्रिंसेस, ओके। नेक्स्ट, इन लोग ने जो कंपनी को ट्रूप्स को रखा गया था वो मोस्टली कैपिटल्स में रखते थे, ठीक है। जो भी इंडियन रूलर्स के जो भी कैपिटल्स होते थे वहीं पे रखते थे, मतलब ऐसे नहीं कि फ्रिंजेस पे रखेंगे। वो क्या करते थे कि हमेशा कैपिटल में जो सेंटर होगा उसी में ही उन लोग रखते थे, कि जहाँ पे राजा बैठा है उसी के आसपास ही रखते थे। तो इट वॉज अ वेरी 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 मतलब प्रॉब्लमटिक चीज़। क्यों? क्योंकि जब भी अटैक होगा तो आप क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ राजा को पकड़ के मरवा दिया, हो गया, पूरा का पूरा राज्य किसका हो गया, ब्रिटिश लोगों का हो गया, ठीक है। तो इन लोगों को कभी भी ऑक्यूपाई करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती थी। और एक तरीके से देखा जाए, जो सेंटर में बैठा है, कैपिटल में बैठा है, उसके ऊपर हमेशा तलवार लटक रही है कि भाई आपके ऊपर ब्रिटिश लोग बैठे हुए हैं, ब्रिटिश आर्मी पूरी की पूरी बैठी हुई है। तो हमेशा जो ब्रिटिश एजेंट रहता था वहाँ पे, वो हमेशा डरा सकता है कि हाँ भाई आप नहीं करोगे, ठीक है, हम लोग ये रिपोर्ट भेज देंगे आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल को, वो फिर उसके बाद बताएंगे आपको। तो मतलब उस तरीके से होता है। दैट इज वाई इससे क्या होता था कि एक तरीके से जितना भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस, जितने भी स्ट्रैटेजिक पोजीशंस रहते हैं, वो सब के सब किसके पास बैठे हुए हैं, वो आपके बैठे हुए हैं ब्रिटिश आर्मी के पास। ब्रिटिश आर्मी किसके कंट्रोल में है, गवर्नर जनरल के पास कंट्रोल में है। तो इनडायरेक्टली कहने को तो कहा जा रहा है कि भाई आपकी रक्षा के लिए रखा है, लेकिन रक्षा आपकी नहीं की जा रही है, एक्चुअली में रक्षा
हम अपनी कर रहे हैं, अपने आप को बाहरी इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए, और साथ ही साथ आपको आपको भी जब हम लोग को हड़पना होगा तो हम लोग को हड़पने में बहुत ही कम समय लगे। दैट इज वाई हम लोग ने ये आपके यहाँ पे स्टेशन करके रखा हुआ है, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, एकदम सिंपल है, लॉजिकल, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, इसके इसकी वजह से इनको जो उस समय फ्रेंच लोगों से जो हमेशा खतरा लगा रहता था कि फ्रेंच लोग कभी भी आ जाएंगे, कभी भी हमारे खिलाफ क्या बोलते हैं, कोई षड्यंत्र करेंगे, यहाँ की जो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज है उनके साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग कई बार फ्रेंच लोगों से हार चुके हैं अपने हिस्ट्री के अंदर। दैट इज वाई उन लोग हमेशा फ्रेंच लोगों से डरते थे। तो इनफैक्ट वो तो अभी भी सभी डरपोक ही वहाँ पे यूएसए यूके ये सब सब डरपोक की कंट्रीज हैं, ठीक है। तो उस इन लोग ये नहीं चाहते थे कि भाई फ्रेंच लोग आए। दैट इज वाई इन लोग ने इतना सारा जब पोजीशन होल्ड करके रखा था, तो इन लोग को ये एक क्या बोलते हैं, एक बफर की तरह काम करने लगा, एक डेटेरेंट की तरह काम करने लगा अगेंस्ट द फ्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिटिश रेजिडेंट जो होता था उसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था इन द अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट में। जैसे मैंने बताया भाई, जैसे ही जो इनको काम करवाना होता है ब्रिटिश रेजिडेंट को, वो सीधा सीधा उनके पास बोलते थे भाई मुझे ये काम करवाना है। एंड जो राजा महाराजा होते थे वो चूंकि देख रहे हैं कि भाई सारी की सारी सेना इनकी है, सारी की सारी रिसोर्सेस इनकी है, हम तो इनके यहाँ पे मतलब एक तरीके से नौकर की तरह काम कर रहे हैं, तो इन लोग जनरली उनका विरोध नहीं करते थे, ब्रिटिश लोगों का विरोध नहीं करते थे। जो भी ब्रिटिश रेसिडेंट बोलता था वो उसको चुपचाप वैसे वैसे कर देते थे, ओके। नेक्स्ट, कंपनी ने जनरली यही देखा कि जो मैंने आपको बताया कि भाई इंडियन स्टेट का जो फुल सॉवरेनिटी वाला टेरिटरीज होता था वही एक्वायर करके रखते हैं। मतलब अपनी जब आर्मी स्टेशन करनी होती थी इनको, तो जैसे मैंने बताया कि ये अपने मतलब रूलर से बोलते थे कि भाई आप मुझे वही लैंड देना, वही वही एरिया देना जिसपे आपकी पूरी कंप्लीट सॉवरेनिटी हो, सो दैट किसी से कॉन्फ्लिक्टिंग एरिया वाला है, पता चला आपने डिस्प्यूटेड टेरिटरी है आपके और बगल वाले स्टेट के बीच में, वो हम लोग को दे दिया कि जाइए आप रहिए वहाँ पे। तो उसमें मतलब आप तो दे दिए, मैं वहाँ पे कब्जा भी नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे रह भी नहीं पाऊंगा, वो बगल वाले पीटेंगे अलग से, तो मैं दिन भर बस लड़ाई करता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऐसी जगह चाहिए जो कि आपकी पूरी की पूरी सॉवरेनिटी के अधीन आता था। मोस्टली ये कैपिटल रीजन में ही आता था, ठीक है। नेक्स्ट, इसी की वजह से थ्रेट ऑफ नेपोलियन एंड फ्रेंच जो है वो खत्म हो चुका था, काफ़ी मतलब कम हो चुका था, काफ़ी हद तक रेड्यूस हो चुका था, जिसकी वजह से ब्रिटिश बिकेम वेरी क्या कह सकते हैं, खाली, मतलब कह सकते हैं कि दिमाग से टेंशन उनका निकल गया था कि फ्रेंच लोग अब अटैक ही नहीं कर सकते, नेपोलियन आएगा तो हमारे पास इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स बैठी हुई है, जो भी होगा हम लोग देखा जाएगा, अच्छी तरीके से लड़ाई वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द मतलब लॉन्ग डिस्टेंस क्या बोलते हैं, इन लोग का सोच इतना ज़्यादा आगे का सोचने की वजह से इन लोग को ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस जो भी पीछे से आ रहा है, ठीक है। चलिए लास्टली इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि भाई नेटिव स्टेट्स जो थे वो पूरी तरीके से एग्जिस्ट करना ही एक तरीके से खत्म हो चुके थे। क्यों? क्योंकि जैसे उन्होंने साइन किया, उन्होंने अपना मेन चीज जो होता है, अपनी अपनी आज़ादी जो होती है वो किसको दे दी, कंपनी को दे दी कि भाई कंपनी लो, आज से हम लोग आपके सब्सिडरी हो गए, ठीक है। सब्सिडरी मतलब ही क्या है, सब्सिडरी का मतलब आपके नीचे हो गए, नहीं है कि नहीं, सबॉर्डिनेट अलायंस या सब्सिडरी अलायंस जो भी बोलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके नीचे हो गए, आप ऊपर हो गए, हम नीचे हो गए, ठीक है। आपके प्रोटेक्शन के अंदर हम लोग काम करें, तो एक तरीके से हम लोग ये पहले से ही मान लिया कि भाई ब्रिटिश आर द सुप्रीम पावर जिसके अधीन हम लोग बैठने वाले, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि हम लोग पहले से उनके सामने आप ही तुम्हारी बाप हो, आई आप ही तुम्हारी बाप हो करके हाथ फैला के बैठे पड़े। और फिर अल्टीमेटली जब पूरा का पूरा राज्य चला जाता है तो फिर वी शाउट कि हाँ हाँ हमारा तो राज्य हड़प लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो आप ही ने तो साइन किया था भाई, आप ही उसका विरोध करते। खैर उसमें भी बोल नहीं सकते क्योंकि वो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज थे, सब लोग आपस में लड़ते रहते थे, तो यूनिफाइंग फैक्टर तो कुछ था ही नहीं। तो बेटर इन लोग ने यही समझा कि भाई अपने आप को बचा के रखो किसी भी तरीके से, कोई भी बचा ले, ब्रिटिश लोग भी बचा ले तो वही बचा ले, ओके। नेक्स्ट, इसके वजह से क्या हुआ कि इनका ये एक कहा जाता है कि भाई इन्होंने अपनी जैसे ही क्या बोलते हैं सब्सिडाइज अलायंस को साइन किया, उसने अपना कंडीशन ऑफ परमानेंट डीके जो है वो स्टार्ट कर दिया। जो भी रूलर्स थे उन्होंने अपने कंडीशन ऑफ द परमानेंट डीके को बुला लिया कि भाई अब आपका ग्रोथ कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला, कुछ डेवलपमेंट नहीं होने वाला, आप सिर्फ और सिर्फ डीके की तरफ ही जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि भाई अब आपके पास जो रिसोर्सेस है वो किसके हो गए, ब्रिटिश लोगों के हो चुके हैं, आपका लैंड ले
लिया उन लोग ने, आपका जो पैसे आ रहे थे वो भी उन्होंने ले लिया, आर्मी जो कि आपके पूरे के पूरे राज्य को बचा रही थी वो भी उन्होंने ले लिया। तो आपके पास क्या है, कुछ नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। आप सिर्फ पैसे इकट्ठा करने वाले हो, रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले हो, और देने वाले किसको, ब्रिटिश लोगों को देने वाले हो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप पूरी तरीके से अपना डीके खुद से स्टार्ट कर देते, ठीक है। दिस वॉज ऑल इन आपका सब्सिडाइज अलायंस। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल।